और पहला सवाल त्यागी सर आपसे यही होगा कि अब ट्रंप के चक्रव्यूह में क्या ईरान फंसेगा? नाकेबंदी आपको कितनी असरदार लग रही है सर? यही असलियत में ईरान के लिए गई है, क्योंकि ईरान का जो तेल है वो करीब करीब 70% जाता है चाइना को। और इस नाकेबंदी से चाइना को भी नुकसान होगा जो अमेरिका का प्रतिद्वंदी है, और ईरान को भी नुकसान होगा क्योंकि उसके तेल का पैसा नहीं मिल पाएगा, तेल रुक जाएगा। इसलिए ये नाकेबंदी की गई है ताकि ईरान जिसमें इकोनॉमी इतनी खराब हो गई थी कि वहां प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्ट होने के बाद फिर युद्ध हुआ और युद्ध में और भी ज्यादा खराब हो गई। और अब अगर तेल की के पैसे भी उसको एक हफ्ते भी नहीं मिलते हैं तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा, यानी कि फिर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। तो कुल मिला के अमेरिका का एम ये है, ये जो नाकेबंदी की गई है वो हॉर्मुज को खुलवाने के लिए की गई है। और ये मुमकिन भी है क्योंकि खुद ट्रंप इस बात का इशारा कर रहे हैं कि अगले 2-3 दिन में, बल्कि वो तो अगले 2 दिन ही कह रहे हैं कि 2 दिन में या तो यूरोप में या एशिया में ईरान के साथ बात होने वाली है, यानी कि या तो जेनेवा में या इस्लामाबाद में। और पिछली बार जो बातचीत हुई थी इस्लामाबाद में वो करीब करीब पूरी हो गई थी। उसका एक अगर लास्ट का आप देखें तो अमेरिका ने कहा कि भाई तुम 20 साल तक यूरेनियम का एनरिचमेंट जो सेंट्रीफ्यूज के द्वारा होता है वो नहीं करेंगे। उसने कहा सर इसको थोड़ा कम कर दीजिए, 20 की जगह इसको 10 साल से कम कर दीजिए। बस ये वाले पॉइंट के ऊपर कुछ हुआ और जिसकी वजह से वो रुक गया। इसका मतलब ये कि जो फ्रेमवर्क था आपस में डिस्कशन का वो करीब करीब पूरा हो चुका था, यानी अब पूरा किया जा सकता है। क्योंकि अब और उस टाइम कहा गया था कि वी वर इंचिंग फॉरवर्ड, केवल इंचों में दूर रह गया था समझौता। तो अब अगर ये समझौता हो जाता है तो दुनिया के लिए बेहतर होगा। मगर अगर इस समझौते में कल को कोई ये कहता है कि अमेरिका का कंट्रोल होगा या ईरान का कंट्रोल होगा या दोनों का कंट्रोल होगा, ये तीनों चीजें दुनिया को मंजूर नहीं है और हिंदुस्तान को तो बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि हम एक अफेक्टेड पार्टी है। दुनिया का वहां से 20% तेल गुजरता होगा, हमारा तो 50% गुजरता है। हमारे फर्टिलाइजर, हमारे हीलियम, हमारे तो वहां से बहुत व्यापार होता है। लिहाजा हो सकता है कि अगर ये अभी भी उसके ऊपर कंट्रोल की बात करते हैं तो फिर हिंदुस्तान मलक्का स्टेट को बंद कर देगा, ये अमेरिका को पता लग जाएगा। फिर बहुत सारे मतलब और देश भी फिर आ जाएंगे, सब टोल वसूलने लगेंगे। एक जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द सी, वो खत्म हो जाएगा। ये तो एक पूरा जंगल राज शुरू हो जाएगा अगर हमने यहाँ पे किसी भी एक देश के कंट्रोल को स्वीकार कर लिया। लिहाजा ना अमेरिका ना ईरान, दोनों को कोई अधिकार नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर नियंत्रण करने का। जो उसमें माइंस वगैरह लगी है वो कंबाइंड एफर्ट से हटाई जा जरा रहिए हमारे साथ, कुछ और दर्शकों को जानकारी मैं दे देती हूँ, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास। दूसरा सवाल मेरा भी तैयार है। और अगर बात की जाए तो आप देखिए, बताने की आपको बारी आ गई है कि ये जो ट्रंप का चक्रव्यूह, दर्शकों अब क्या होगा आगे, ईरान पर आर्थिक वार किस तरीके से होने वाला है। और चलिए इसको समझते हैं, ईरान पर आर्थिक वार क्या होगा। बाहरी घेरा, ओमान की खाड़ी, अरब सागर में युद्धपोत तैनात है, ऑब्वियस सी बात है। और ये यहां पर बीते 2 दिनों से तैयारी हो रही है। 4 डिस्ट्रॉयर और 2 क्रूजर की भी तैनाती हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे, एंटी शिप मिसाइलों को ट्रैक कर नष्ट करने में भी सक्षम है ये। और ये अमेरिका की तकनीक है। देखिए, स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती हो गई वापस से। युद्ध की शुरुआत में भी वहां पर तैनाती हुई थी यूएसएस अब्राहम लिंकन की, वापस इसकी शुरुआत हो गई है। 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को भी बढ़ावा दिया गया है। ईरानी माइंस से निपटने का ऑपरेशन जारी है और यह है राष्ट्रपति ट्रंप का ऑपरेशन नंबर 2 आप कह सकते हैं। माइंस स्वीपर जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए हैं। आगे बताती हूं, परमाणु पनडुब्बियां समंदर में नजर रख रही हैं, ईरान पर इससे नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही ओमान की खाड़ी, अरब सागर में युद्धपोत तैनात है। कर्नल
सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए इस चर्चा में। और सर आपके पास आते हुए देखिए, एक बात की जाए तो क्या हम इस ऑपरेशन को ऑपरेशन नंबर 2 कह सकते हैं? क्योंकि एक वार्ता तो फेल हो गई, हालांकि अब खबरें सामने आ रही है कि इस्लामाबाद में फिर से पीस टॉक होने वाला है। और इधर भारत के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी 30 मिनट की फोन लाइन के जरिए बातचीत हुई है। सर कैसे देख रहे हैं आप, और क्या आपको लगता है कि पनडुब्बियों के द्वारा जो ईरान पर नजर रखी जा रही है, ईरान को अलग अब यहां स्तर पर तैयारी करनी होगी? व्हाट डू यू से? जी जी, अगर मान लीजिए ईरान तैयार भी हो जाए कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हट जाता हूँ, पर उसने जो वहां पे माइंस लगा दी है, उन माइंस को वो खुद भी लगा के भूल गया है। कारण ये है कि जिन 16 जहाजों से वो माइंस लगाई गई थी, उन्हें अमेरिका ने नष्ट कर दिया। अब उनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स भी नहीं है। और दो तरह से माइन लगाई जाती है, या तो ड्रिफ्टिंग माइन है या एंकर्ड माइंस है। जो ड्रिफ्टिंग माइंस है वो इन्फ्लुएंस से होती हैं, या तो ध्वनि के सेंसर होते हैं, और या उसमें मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय आकर्षण के सेंसर होते हैं। इसको हटाने की टेक्नोलॉजी ईरान के पास नहीं है, यानी कि लगा तो दी पर हटाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। अमेरिका के पास है या ब्रिटेन के पास है। तो अमेरिका ने इसके ऊपर काम शुरू भी कर दिया है। ऐसे में ईरान को अमेरिका की मदद करनी चाहिए, ताकि कम से कम वो जो शिपिंग लेन है वो पूरी तरह से माइन से फ्री हो जाए और अल्टरनेटिव रूट लेने की आवश्यकता ना पड़े। ये काम शुरू भी किया है अमेरिका ने, लेकिन अगर कोई ईरान की तरफ से गड़बड़ होती है, या जैसे उन्होंने अपने केशम आइलैंड या अबू मूसा आइलैंड या लारेक आइलैंड, इनकी नीचे टनल्स के अंदर अपनी माइक्रो सबमरीन, अपने नेवल ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल लगा रखी हैं। अगर ईरान ने उनमें से किसी से अमेरिकन शिप के ऊपर कोई हमला किया, तो फिर ये एक बड़े युद्ध में यहाँ ही बदल जाएगा। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अच्छा, मतलब सर आपको लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है? मतलब ऐसी विध्वंस की तस्वीरें सामने नहीं आने वाली है, इसके पहले हो सकता है कि दोनों देश के बीच में वार्तालाप हो जाए, आप ये कह रहे हैं? जी 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 जी, मैं यही कह रहा हूँ। देखिए, एक बात है, ईरान के पास एक ऐसा वो आइटम है, उनके पास माइक्रो सबमरीन है। ये सबमरीन में इलेक्ट्रॉनिक इंजन लगा है, इनकी आवाज कम होती है, ये उथले पानी में शैलो वाटर में रहती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शैलो वाटर है, डीप वाटर नहीं है ज्यादातर, तो ये उसमें रहती हैं। और इनमें मिसाइल दागने की भी, माइन लगाने की भी, और एम्बुश करने की भी क्षमता रहती है। यानी कि ये दुश्मन के किसी भी ट्रांजिट होते हुए जहाज को एम्बुश कर सकती हैं। ये एक बड़ा खतरा है। और ये ईरान की जो माइक्रो सबमरीन थे, ये अभी तक पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। हालांकि उसके 150 से ज्यादा बड़े बड़े नेवल शिप नष्ट कर दिए गए हैं, ड्रोन कैरियर नष्ट कर दिया गया है, लेकिन माइक्रो सबमरीन, स्पीड बोट, सुसाइडल स्पीड बोट और कुछ एंटी शिप मिसाइल, ये अभी भी ईरान के पास हैं। ईरान ने इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर ईरान इस्तेमाल करता है तो ईरान में इतना नुकसान हो चुका है कि इसके बदले में जो नुकसान होगा वो 10, 20, 50 केजी या 100, 200 केजी में नहीं। हर बम जो अमेरिका और इजराइल से गिरा है वो 1000 केजी से ज्यादा का है, यानी कि 1 टन 2 टन। और ऐसे 25,000 टारगेट उसके नष्ट हो चुके हैं। अगर दूसरे युद्ध में 25,000 और हो गए तो ईरान वाकई करीब करीब माइनर पाषाण युग में चला जाएगा। लिहाजा इसको देखते हुए मुझे लगता है कि ईरान के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं वो इस बात को समझेंगे, और IRGC को तो अब साइड में कर देना चाहिए। IRGC में तो ईरान है ही नहीं, ये तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है ना जी, इसमें ईरान थोड़ी है। ये तो एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम ही दूसरे देशों में जाके आतंकी संगठनों को खड़ा करना, उनको वेपन देना, ट्रेनिंग देना, पैसे देना, और फिर उस देश में उससे उपद्रव करवाना। यमन के अंदर हुती यही कर रहे हैं, लेबनान में हिजबुल्ला यही कर रहे हैं, गाजा में हमास यही कर रही है, इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स या अल बदर यही कर रहे हैं। मीन्स सीरिया हो या कोई देश हो मिडिल ईस्ट का, वहां पे ईरान में के ये जो IRGC है ये कर रही है। अगर IRGC को अलग किया जाए तो ईरान एक बहुत बेहतरीन देश है, बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब पेजेश्कियन या अरागची
जब ये इन्होंने ये कहा था, आपको याद होगा कुछ समय पहले, कि हम अपने नेबरिंग देशों से माफी मांगते हैं, हम उनके ऊपर अब आगे अटैक नहीं करेंगे। तो यही आईआरजीसी ने ये कह दिया था कि नो, देश के ईरान की जो सिक्योरिटी है और इसका जो फॉरेन पॉलिसी है, ये दो मामलों में पॉलिटिकल लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है। इसमें फाइनल पावर केवल आईआरजीसी या सुप्रीम कमांडर के पास है। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि जो पेजेस्टियन है और जो अराक्ची हैं, ये वो तो बोल रहे हैं जो आईआरजीसी इनसे बुलवा रहा है, ये बेचारे अपनी बात नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन टीपी त्यागी सर, देखिए एक और मेरा आपसे सवाल होगा। पहले तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते दिन ये कह रहे थे, जब उनके प्रधानमंत्री मोदी से बात नहीं हुई थी, कि हमने ईरान को 20 साल पीछे कर दिया है। और अब ये कहा जा रहा है कि समुद्री रास्तों में जो नाकेबंदी हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि हम युद्ध करेंगे और हमने कानूनों का उल्लंघन हम करते जाएंगे और कोई देश इस पर हमें नजरों नहीं उठाकर देखेगा। अब ऐसे में अमेरिका के जो दांव पेच फंसे हुए हैं, कहा जा रहा है कि समुद्री रास्तों का उल्लंघन अमेरिका ज्यादा कर रहा है। इसको जरा दर्शकों को समझाइए प्लीज। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर ईरान के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोकना इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी, दैट इज कॉल्ड एलओसी, लॉ ऑफ द सी का उल्लंघन है, तो जो अमेरिका कर रहा है ये भी तो नाकेबंदी है, ये भी उसका उल्लंघन है। और अमेरिका ने तो इससे पहले किया, क्या उसने वेनेजुला के चारों तरफ इसी तरह से नाकेबंदी नहीं की थी? क्या वहां की जो बोट थी उसमें लोगों को ये कहकर कि ये ड्रग ले जा रहे हैं, बगैर किसी सबूत के आर्बिट्रेरली खुद ही प्रोसिक्यूटर बन गए, खुद ही डिफेंडर बन गए, खुद ही जज बन गए और उन्होंने उनको मार दिया। और ऐसे एक दो नहीं, 100 लोगों को मारा गया और ऐसी कम से कम 10 बोट को उन्होंने निशाना बनाया। तो इन्होंने लॉ ऑफ द सी का जो उल्लंघन किया है, मैं समझता हूँ यकीनन ईरान से ज्यादा किया है, लेकिन किया तो दोनों ने है। और ये लॉ ऑफ द सी का उल्लंघन होना नहीं चाहिए। और अब ये ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि चाइना ने कहा है। चाइना में रशिया के रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, नॉर्थ कोरिया के भी शायद गए हैं। चाइना ने अब अपनी 4 शर्तें रखी हैं, 4 कंडीशंस रखी हैं। एक तो उसने रखी है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का असली मतलब क्या है कि भाई मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज में, उसमें अमेरिका अपने मिलिट्री बेस क्यों बनाता है? क्या वो उनकी सॉवरेनिटी का ब्रीच नहीं है? नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने रखा है नॉन इंटरफियरेंस। नॉन इंटरफियरेंस का मतलब उनका ये है कि क्या सऊदी अरबिया में ईरान के हूतियों ने उनकी ऑयल रिफाइनरीज पर हमले नहीं किए? यानी कि एक कंट्री दूसरे में इंटरफियर कर रहा नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि लॉ ऑफ द सी, इंटरनेशनल फ्री नेविगेशन होना चाहिए, ये जरूरी है। और ये इसलिए कहा गया है कि ईरान भी समझ ले कि ना उसे हक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का और ना अमेरिका को। यानी इंटरनेशनल जो वॉयज है वो सब जगह खुले रहना चाहिए, वरना बाबेल मंडेप हो या स्टेट ऑफ ताइवान हो या मलक्का स्टेट हो या जिब्राल्टर स्टेट हो, ऐसे 11 चौक पॉइंट है पूरे दुनिया में जहां पे ट्रैफिक को रोका जा सकता है और उनसे टोल लिया जा सकता है। तो अगर ऐसा किया गया तो पूरी दुनिया का जो ऑर्डर है वो खत्म हो जाएगा। उसको चाइना ने कहा है कि वो जंगल राज है, हम जंगल राज नहीं आने देंगे। सर आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी हो रहा है, और ऐसा नहीं केवल अमेरिका